कैसे हैं सभी लोग। एंड जो हमारी फेबररी मंथ की जो है मैगज़ीन थी उसके काफ़ी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड मे बी दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द मैगज़ीन। एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट मैगज़ीन के जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पर आएंगे। ठीक है, तो सभी आराम से एंड फोकस होके पढ़े बिकॉज मंथली मैगज़ीन इज़ द आउटपुट ऑफ ए मंथ। ठीक है, तो मंथली में जितना आउटपुट आपको मिल रहा है उतना डेली में नहीं मिलेगा। अगर मंथली की 4-5 वीडियो बन रही है 20-20 मिनट की, 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट की अगर आप वीडियो देखो, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो देखो परमार सर को रेफ़र करो। बट अगर आप हिंदी मीडियम हो और अगर आप तो है ना आपके कम समझ आएगा बिकॉज परमार सर इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी मैगज़ीन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या है यहाँ पे समझ सकते हैं। एंड इफ़ यू सेटिस्फाई एंड इफ़ यू हैव, अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है इस वीडियो से तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं उसके बाद। तो देखो रैंकिंग्स आ जाते हैं, उसके हमारे पास टॉपिक है रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स। व्हाट इज़ रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स, व्हाट इज़, तो रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स में था तो क्या है कि रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स के अंदर है नेटवर्क तत्परता। कौन सी रैंकिंग देखेंगे, नेटवर्क तत्परता सूचकांक है जो 2025 में NRI 2025 में भारत ने अपनी जगह पर 4 पायदान सुधार करके 45वीं रैंक पर पहुंच गया। क्या था, जो नेटवर्क के लिए तत्परता सूचकांक है उसमें भारत की कौन सी रैंक है, 45th है। ठीक है, कौन सी है, 45th है भारत की, हमारे भारत की कौन सी है, 45th। ठीक है, तो अब पूछेंगे कि फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे कौन है, USA। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। प्रकाशक कौन होता है इसका, पोर्टुलन्स संस्थान। और यह रिपोर्ट 127 अर्थव्यवस्थाओं की नेटवर्क तत्परता का आकलन करती है जो 4 स्तंभों प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 53 संकेतक शामिल है, टोटल है ना, उनके आधार पर निकलती है। फिर आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर क्या है, फरवरी 2026 तक हम देखेंगे कि शीर्ष स्थान पर सिंगापुर जिसका सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, एंड जो इंडिया है वो कितने पर है, 76 पर आ गया है। पहले पिछले साल 85 पर था, अब का किस पे आ गया, 76 पर। भारत के स्थान के सुधार के लिए इसका, क्योंकि अन्य देशों से प्रदर्शन खराब था, भारत के स्थान में इसलिए सुधार हुआ क्योंकि अन्य देशों का प्रदर्शन क्या था, खराब था, इसलिए सुधार हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग फिलर्स के रूप में देखेंगे। तो इसमें हमको फिल करना है, तो देखो 1 सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ आपको इनका भी। तो इसमें देखेंगे ना हम कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में देखेंगे, ये 2026 का है और फेब्रुवरी का है ये, है ना। तो इसमें देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में, जिसको बोलते हैं CCPI। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इंडिया का कौन सी रैंक है इसमें, इंडिया की कौन सी है, 23rd है। ठीक है, कौन सी है, 23rd। इसके बारे में एडिशनल इन्फो बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसके बारे में एडिशनल इन्फो होगी, क्या होगी, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसके बारे में एडिशनल इन्फो क्या होगी, इसके बारे में एडिशनल इन्फो है कि प्रथम 3 स्थान इसके क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके जो फर्स्ट 3 है ना, 1 से 3 तक इसके खाली है। तो ऐसे कहा जाता है कि चौथे पर डेनमार्क है, डेनमार्क, तो इसलिए वो पहले पर ही माना जाता है, चौथे पर है वैसे डेनमार्क, है ना। उसका स्कोर कितना है डेनमार्क का, 80.52। ठीक है, एंड और जो 23वां स्थान भारत का है, भारत का स्कोर कितना है इसमें, 61.31। ठीक है, और जो इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है इसको जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशन। कौन करता है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशन। ठीक है, इसको फिर आ जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन सा आ जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सी रैंक है, तो बताएंगे हम लोग। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 139 देश है टोटल, उसमें से भारत की कौन सी है, 38 है। कौन सी है, 38 है ना। इसको क्या बोलते हैं, GII बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, सॉरी 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 स्विट्जरलैंड है इसमें, वो कौन सी पर है, 15। कभी कभार वो जल्दी बोलने के चक्कर में टंग स्लिप हो ही जाता है।
तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। तो देखो स्विट्ज़रलैंड है वो 15th पे है, एंड इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वैश्विक नवाचार को, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी GTI, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। तो इस 2025 की रिपोर्ट है। इसके स्थान पर जो, इसका मतलब पता है क्या है? वैश्विक आतंकवाद का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी देश कौन सा, नहीं, जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है वो है बुर्किना फासो, सबसे ज़्यादा बुर्किना फासो, ठीक है। और इंडिया 14th ऐसा देश है जो 14th नंबर पे आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है, 14th नंबर है। और इसको जारी कौन करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, IEP, इसको जारी कौन करता है? IEP, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जो वैश्विक कौन सा भूख सूचकांक 2025 है, भूख का है ना। तो इसमें देखो इंडिया की रैंक तो इसमें 102 है, यानी कि सबसे ज़्यादा भूखे कौन से देश में, मतलब लोग रात को भूखे सो जाते हैं, उस तरीके का है, मतलब कि जहाँ पे गरीबी टाइप का है ना, गरीबी ज़्यादा है। तो देखो इसमें सोमालिया है ना, सोमालिया सबसे निचला है। सोमालिया में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा भुखमरी है, 123rd रैंक है उसकी, ठीक है। और इंडिया की कितनी है इसमें? इंडिया की है 102, समझ गए। तो और इसको जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थू गरहिल जर्मन संस्थान है, वो इसको जारी करता है, ठीक है। अब इसमें भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर इसमें 25.8% है ना, 25.8 है ना। गंभीर श्रेणी में अल्प पोषण में 12% है। बाल जो ठिंगनापन है, बाल ठिंगनापन, उसमें कितना है? बाल ठिंगनापन में है 32.9% माइनस में, ठीक है। और जो बाल निर्बलता में 18.7% है, किसमें? बाल निर्बलता में, ठीक है। और बाल मृत्यु दर में कितना है? 2.8%, ठीक है। समझ गए हम लोग। तो देखो ये मैंने आपको इंडेक्स बता दिया, फिलर्स में आए थे जो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसलिए। अब आ जाता है रिपोर्ट और रैंकिंग के नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पब्लिशर कौन है इसका? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स, ठीक है। और 182 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के आधार पर शून्य अधिक भ्रष्टाचार से 100 अत्यंत स्वच्छ के पैमाने तक मूल्यांकित करता है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क का स्कोर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर करप्शन बिल्कुल न के बराबर है। फिनलैंड और सिंगापुर भी शीर्ष स्थान पर है। और भारत का स्थान जो है 91, यानी कि 39 स्कोर है सिर्फ, यानी समझ लो कि भारत के अंदर कितना ज़्यादा करप्शन है। और एक दशक से अधिक समय में प्रथम बार वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI का औसत 100 में से मात्र 42 पर आ गया है। एक दशक से अधिक का टाइम हो गया जब पहली बार 42 पर आ गया। मतलब एवरेज मतलब जितने भी देश है उनका टोटल सम स्कोर का बटा क्या है, जितने भी देश है, तो टोटल 42 आया। मतलब सोच लो कि करप्शन ज़्यादा है सब जगह, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 100 पे तो है वो वेरी क्लीन है, और 0 पे हाईएस्ट करप्ट है, ठीक है। तो और नीति आयोग ने जो शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना, समझ, चुनौतियाँ, सुझाव और सर्वोत्तम प्रथाएं नामक एक नीतिगत प्रतिवेदन जारी किया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे क्या है, इसमें दे रखा है कि जो नीति आयोग है उसने क्या किया है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की गई कुछ रिपोर्ट। तो नीति आयोग क्या क्या रिपोर्ट प्रकाशित करी है वो देख लेंगे। तो देखो निर्यात तत्परता सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, भारत विद्युत गतिशीलता सूचकांक और भारत नवाचार सूचकांक, जो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें जैसे आप बोलोगे कि इसमें बताओ कि क्या क्या है, कौन से में कितनी रिपोर्ट आ रही है, कितना भारत का प्रदर्शन है, तो वो अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट इतना है नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया सारा, जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया। तो गाइज़ मैंने जो आपसे वादा किया था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं छोटे छोटे, तो मैंने ऐसे बोला था कि आप लोग इसको जैसे जैसे वीडियोस थी तो उनमें कमेंट करना आपको अगर आते हैं, और नहीं आते हैं तो फिर लास्ट टाइम पे जो लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है अभी, ठीक है, तो रेजिलिएंट एआई चैलेंज शुरू करने में शामिल 2 सरकारों के नाम कौन-कौन से? तो देखो वो 2 सरकार है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस दोनों ऐसी गवर्नमेंट है, इन दोनों ने मिलकर इस एआई चैलेंज को शुरू करने में शामिल है ये दोनों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, इसके मुख्य लाभार्थी कौन है? तो इसके मुख्य लाभार्थी हैं डे एनआरएलएम के जो तहत महिलाओं के जो नेतृत्व करने वाले स्वयं सहायता समूह, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है ना, जिसको बोलते हैं एसएचजी, समझे? तो वो जो लोग हैं, मतलब ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई थी। तो वहाँ पे क्या है, जो जितनी भी जो प्रशिक्षित जो महिलाएं हैं, उनको छिड़काव के लिए जो खेतों में जो छिड़काव है कीटनाशकों का, इनके लिए ये प्रशिक्षण दिया गया था। तो इसलिए ये क्या है, ये किनको दी, लाभार्थी कौन है इसके? महिलाएं हैं। कौन सी? स्वयं सहायता समूह की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि असम किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखो असम को याद करो, तो असम किधर पड़ता है? तो असम पड़ता है, असम एक सेकेंड, ऐसे है, ठीक है ना? तो ऐसे है, ये एरिया नेपाल का हो गया पूरा ऊपर का, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ऐसे बना लो इसको, है ना? तो ये नेपाल का एरिया हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया ये एरिया चाइना के साथ में, ठीक है। अब पूछा क्या है कि असम के साथ, तो असम के साथ देखेंगे तो असम देखो यहाँ पड़ता है इस एरिया में, जहाँ पे उसकी सीमा किससे किससे लगती है? बंगाल से इधर, और उधर भूटान से, बस 2 ही से लगती है इसकी। यहाँ तो भूटान है, कैसे है देखो, जैसे ये एरिया है, तो यहाँ अरुणाचल हो गया, असम यहाँ है, और असम अगर यहाँ है तो ये नीचे पश्चिम बंगाल है और इधर भूटान है, तो भूटान से इसकी और किससे लगती है? भूटान और बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल के इधर बांग्लादेश से। तो 2 ऐसे देश हैं जिनसे किसकी लगती है? असम की। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ए से असम, बी से भूटान और बी से ही बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ए बी बी, समझे? ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जो स्वच्छता पखवाड़ा था 2025 में, उसके दौरान जो पारादीप पोर्ट है अथॉरिटी, कौन से 3 मुख्य पिलर्स लागू किए गए? देखो इसने है ना फर्स्ट रैंक मिली थी इसको, ठीक है, फर्स्ट रैंक है ना इसके लिए। और इसके जो दौरान जो पारादीप की जो अथॉरिटी थी, पोर्ट अथॉरिटी, उसने क्या था, कौन से 3 पिलर्स लागू किए थे? तो इसमें 3 पिलर कौन कौन से थे? देखो पहला पिलर था जन भागीदारी। कौन सा? जन भागीदारी। दूसरा क्या था? एक पेड़ माँ के नाम, ये जो था, ये एक पिलर इसका ये भी था। और तीसरा पिलर था इसका सफाई मित्र सुरक्षा, ठीक है। तो इसलिए इसने फर्स्ट रैंक मिली थी और काफ़ी अच्छा स्कोर किया इसलिए, समझे? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो फिर है मिशन शक्ति। क्या मिशन शक्ति की 2 उपयोजना कौन कौन सी है? मिशन शक्ति की 2 उपयोजना क्या है 2? तो देखो कौन कौन सी, पहली है इसमें सुरक्षा और बचाव की है, कौन सी? संबल। पहली तो कौन सी है? संबल, ऐसे किस किस की? सुरक्षा और बचाव की। और दूसरी कौन सी है? सशक्तिकरण के लिए सामर्थ्य। कौन सी है? सामर्थ्य। किसके लिए? सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जो इंडिया है का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ कितना बड़ा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है बताओ? अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो होता है, देखो जो तटीय सीमाएं होती है ना, उस तटीय सीमाओं में जो एरिया होता है ये फैला होता है, इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा के जो परे होता है ना, वो होता है अनन्य क्षेत्र। अनन्य क्षेत्र कितना होता है? तो अनन्य क्षेत्र कितना है? 200 समुद्री मील तक है। कितना? 200 समुद्री मील, समझे? 200 समुद्री मील तक, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिरक्षी किसी रोगजनक को लेपित कर उसे बक्षकाणु क्रिया के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिरक्षी किसी रोगजनक को लेपित कर उसे बक्षकाणु क्रिया के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं क्या कहलाती है? क्या है कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वो, जैसे हमको कोई रोग हो गया तो रोग
रोग के प्रति एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं ना प्रतिरक्षी, तो क्या बनाते हैं किनको, उनको अधिक संवेदनशील बना देते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑप्सनाइजेशन, ऑप्शनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शनाइजेशन बोलते हैं उसको, है ना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें दे रखा है कुछ कुछ किस पुरानी सभ्यता में धौलेरा की आज की जगह के पास एक बड़ा बंदरगाह नगर था। धौलेरा, धौलेरा क्या है, धौलेरा जो पुरानी सभ्यता थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसकी एक साइट है। तो उसमें पूछा है कि उसकी साइट में कि जो पुरानी सभ्यता में जो धौलेरा की आज की जगह के पास एक बड़ा बंदरगाह नगर था, वो क्या कौन सा था। तो बंदरगाह नगर था IVC, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ गए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना। और देखो ये सारे क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के हैं, इसलिए है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं कि अटल नवाचार मिशन है, अटल नवाचार जो मिशन है AIM को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था नोडल एजेंसी है। कौन सी सरकारी संस्था उसकी नोडल एजेंसी है, तो कौन सी है अटल नवाचार मिशन के लिए, कौन सी है। तो सिंपल है कि जो ये योजनाएं रहती है नीति आयोग के द्वारा की जाती है। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक इकाई है, हम लोग याद रखेंगे नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया, उपराज्यपाल दिल्ली का कौन है। तो मार्च में देखो दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर सब अभी तो खैर, हाँ, दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है ना, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए, उसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और उसकी जो अभी सबमिट की गई थी 2026 में, एक सेकेंड, तो मार्च 2006 जो अपने 26 में दिल्ली में उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो दिल्ली के बारे में बताया था मैंने अभी। और एक ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो मुख्यालय भी न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। फिर आ जाते हैं हम लोग, हाँ, अब मेन उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली का, न्यू दिल्ली का तरनजीत सिंह सिद्धू, तरनजीत सिंह, तरनजीत सिंह सिंधु, संधू, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो जो NFSA होता है ना, खाद्य सुरक्षा, उसके अंतर्गत लाभ के पात्र परिवारों की पहचान के लिए कौन सी सरकार उत्तरदायी है, मतलब कि संघ या राज्य। तो देखो इसके लिए राज्य उत्तरदायी होता है, ठीक है, राज्य, समझ गए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, कौन सी करती है, तो उसका नाम क्या है, द पाइनरेज, द पाइनरेज है वो। क्या क्या करती है इसका। अब फ्रांस से मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि जो COP 30, COP, एक सेकेंड, COP 30 नहीं, जो अभी क्या हुआ था फ्रांस में, एक सेकेंड, हाँ, तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था 2025 का, वो फ्रांस ने ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, फ्रांस ने। और 2026 में इंडिया करेगा ऑर्गेनाइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI है ना, 2026 में डेनमार्क का स्कोर क्या था। अब देखो मैंने पूछा था आपसे, वही आ गया, जिससे उसे कुल मिलाकर चौथा स्थान मिला है। चौथा क्यों मिला, क्योंकि 1 से 3 तक तो खाली थे, मतलब ये फर्स्ट ही है बट है चौथा। और इसका स्कोर मैंने बताया था आपको कि 80.52, ठीक है। और इंडिया का कौन सा स्थान, कौन सी रैंक थी, मुझको बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है आप लोग। फिर आ जाता है प्रशांत जो रिंग ऑफ फायर है, उसका जो मुख्य रूप से किस तरह के विवर्तनिक प्लेट की सीमा से जुड़ा है। जो प्रशांत का जो रिंग ऑफ फायर इस तरीके का है ना, जो इस तरीके का प्रशांत महासागर के आसपास, तो वो अत्यंत भूकंप का
और जो चक्रवातों का क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप और चक्रवात आते हैं, उसको बोलते हैं आग की अंगूठी। क्या बोलते हैं? आग की अंगूठी भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे, तो उसके क्या है कि क्या है उसका जो किस तरह की विवर्तनिक प्लेट है सीमा की गति से उससे जुड़ा है, तो कौन सी तरीके की? तो सबडक्शन जोन जैसी होती है ना, क्षेपण क्षेत्र वाली। कौन सी? क्षेपण क्षेत्र की जो होती है वो अभिसारी वाली अभिसारी सीमा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि भारत में खेलों की उनकी खास सेवा, भारत में खेलों में उनकी खास सेवा में 2026 में कितने खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मैंने ये पहले ही बताया था। एंड पद्मश्री खेलों में, ठीक है, टोटल तो कितने मिले? 113। एंड पद्मश्री खेलों में कितने मिले? टोटल 8। अब देखो ये घुमा दिया। अब आप है ना इसका आपके मन में अगर जैसे आपको पता हो तो 113 आ रहा होगा, बट उन्होंने क्या बोला है? खेलों में। तो खेलों में तो 8 ही मिले ना खिलाड़ियों को पद्मश्री, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है? जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है कितनी अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है? तो सबको पता है 4 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है, 4 श्रेणियों में दिया जाता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी एक फीफा वर्ल्ड कप किसी एक फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? एक वर्ल्ड कप में, जो एक फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए? एक एक जो आता है ना उसको बोलते हैं कि एक एडिशन में एक वर्ल्ड कप के, तो किसके? तो उनका नाम क्या है? जस्ट फॉन्टेन। फॉन्टेन, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ भी। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बैडमिंटन किस साल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शाम पूर्ण पदक वाला खेल बना? किस साल बना था? तो 2004 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो 2026 में कौन से गेम हुए? खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, KIBG में राज्य कौन सा राज्य चैंपियन बना है? बीच गेम्स में चैंपियन कौन सा बना है? तो वो कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक, ठीक है। जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है उसमें चैंपियन राज्य बना है वो कौन है? कर्नाटक। अब ये आई गया है तो इसके बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं कि थोड़ा डिटेल्स की क्या क्या है। तो जो खेलो इंडिया जो बीच गेम्स है वो कहाँ किए गए? तो मेज़बान था इसका दादर और नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीव। इसमें इसका क्या किया गया था? ऑर्गेनाइज किया गया था ये। और जिसके आयोजन की तिथि कब थी? 5 से 11 जनवरी 2026, ठीक है। और देखेंगे इसका और क्या था। हाँ, इसमें भागीदारी कितने थे? 1100 से प्लस भागीदार थे इसमें, है ना। और इसका शुभंकर क्या था? पर्ल मोती, ये इसका शुभंकर था। और पदक तालिका में कर्नाटक फर्स्ट पर रहा। कितने जीते थे इसने गोल्ड? 11। और सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर मणिपुर, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। भारतीय सेना ने साल 2026 को किसका साल घोषित किया? मैंने पहले ही फर्स्ट जो पेज था उसमें बताया भी था, एंड मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भारतीय सेना ने साल 2026 को किसका संचालन और डेटा केंद्रिता का, नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रीकरण, ठीक है, इसका घोषित किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय तटरक्षक पोत है ICGS अमूल्य, ये क्या है? तीव्र गश्ती पोत के किस वर्ग से है? तो ये अदम्य वाला है ना, वो अदम्य श्रेणी से है, ठीक है। टोटल इसमें कितने हैं वो आप मेरे को उसमें बताएंगे, किसमें? कमेंट सेक्शन में। टोटल कितने हैं इस श्रेणी में? जो INS अंजा द्वीप है उसका नाम भारत के किस राज्य के तट पर मौजूद एक द्वीप से लिया गया है? तो किस पर से लिया गया है? अंजा द्वीप कौन से तट पर स्थित है बताओ? तो अंजा द्वीप कहाँ स्थित है? कर्नाटक, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैमजेट, यानी जो सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट इंजन का मुख्य रूप से किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये क्यों होता है इस्तेमाल? जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है ना, इसका ये उपयोग करता है और अति ध्वनिक गति से वाहनों को संचालन करता है, इसलिए ये यूज़ लिया जाता है।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसरो ने किस तारीख को अपना पहला एकीकृत वायु अवतरण परीक्षण IADT-01 सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखो ये तारीख है 24 अगस्त 2025। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं इसमें। तो गाइस कंप्लीट हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, टोटल ये 25 क्वेश्चंस है, तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी लगता है कि कहीं कमी है या फिर कोई भी जैसे आपको लगता है कहीं ना कहीं लूप होल, तो मुझे सजेशन ज़रूर देना, उसके लिए आई विल इम्प्रूव इट। एंड अगर आपको इससे बेनिफिट हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए